चलिए, बहुत बेहतर। ध्यान देंगे, आप लिखे थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है बालक। मतलब कि अगर ये हमारा नाभिक है परमाणु के अंदर, नाभिक थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया नहीं जी, चलिए, तो P और N प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रख दिए अंदर और इलेक्ट्रॉन को रख दिया जाए बाहर। और याद रखेंगे, जितना मन उतना इलेक्ट्रॉन नहीं रख दीजिएगा, सब में फिक्स होता है, 2n² से निकालते हैं। ठीक है, सभी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा तो हम लोग 2n² वाले फॉर्मूला से निकालते हैं, जहां n क्या है तो n आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है। तो अगर बात किया जाए, अभी उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल समझा रहे हैं। हम ये समझा रहे हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इधर आ जाता, इधर जंप करके इधर आ जाता, ये हो सकता है कि इधर आ जाता, तो नहीं बालक। आप कहिएगा कि सब विद्युत स्थैतिक बल से एकदम बंधा हुआ रहता है, ये अपने ही ऑर्बिट में घूमेगा। और भी ये भी बता दे कि हर कक्षा का अपना अलग अलग ऊर्जा स्तर होता है। ऊर्जा स्तर जैसे मान लिए कि ई ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है 10 जूल, मान रहे हैं क्योंकि -13.6 होता है कम से कम, और इसका मान लिए हैं 20 जूल, इसका मान लिए हैं 30 जूल। तो ध्यान देंगे, इसमें वही इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमेगा जिसके पास 10 जूल होगा। ठीक है, 11 होगा तो इसमें नहीं रहेगा, याद रखिएगा। और आप कहेंगे सर मान लीजिए 20 वाले को इसमें जाना होगा, तब क्या करेगा, तो पहले त्याग करेगा 10 जूल का, तब 10 जूल वाले में जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए कि त्याग करेगा एनर्जी, तो किस रूप में वो एनर्जी त्याग करेगा, तो रेडिएशन के रूप में, जिसको गामा किरण आप कहते हैं, एक्स किरण कहते हैं, अवरक्त किरण कहते हैं, रेडियो तरंग कहते हैं। ठीक है, तो इसी रूप में उत्सर्जित करता है, और जब उत्सर्जित कर दिया तो चला गया 10 जूल वाले में। अब आप कहिएगा सर 10 जूल वाले का मन करेगा कि हम 20 वाले में आ जाए, तब तो एनर्जी आपको देना पड़ेगा बाहर से, या तो लाइट से दे दीजिए या तो हीट से दे दीजिए, किसी ना किसी रूप में इसको ऊर्जा देना पड़ेगा, तब जाके इसमें आएगा। तो हम बोलते हैं कि उत्तेजित करना, एक्साइटेड करना इलेक्ट्रॉन को। तो एक्साइटेड करने का मतलब यही होता है कि निम्न ऊर्जा स्तर से उसको कहां पहुंचा देना, उच्च ऊर्जा स्तर। ठीक है, इसको एक्साइटेशन कहा जाता है, उत्तेजना कहा जाता है। ये सब बात होगा, अभी हम विशेष चर्चा इस पर नहीं करेंगे। हमको बस यही बताना है कि सब स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा ये सब बंधा होता है, ये अपने ही ऑर्बिट में घूमेगा। ठीक है, और हर ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है, ऊर्जा स्तर उसको कहा जाता है। ये भी सिखाएंगे किसका कितना होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए। नाभिक में उसी पॉइंट में, पॉइंट चेंज मत कीजिएगा, उसी पॉइंट में लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है। एवं नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों को नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों को संयुक्त रूप से प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का जो पेयर होता है, ठीक है, इसी को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। याद रखिएगा,
कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को अगर एक साथ बोलना हो तो क्या कहेंगे? न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। कोई दिक्कत बालक? इसी में आगे लिख लीजिएगा, न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या, न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या को, न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या को, न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या को परमाणु का, न्यूक्लियॉन्स की कुल संख्या को परमाणु का द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। परमाणु का द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। तो ये बताइए द्रव्यमान संख्या को कैसे लिखा जाता है? ए से। आई कितना होता है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और परमाणु संख्या क्या होता है बालक? तो आप कहिएगा कि सर परमाणु संख्या को हम लोग जेड से लिखते हैं। आई इलेक्ट्रॉनों का संख्या भी हो सकता है और प्रोटॉनों का, कुछ भी हो सकता है। पढ़े ना बालक? लिख लीजिए इसको। चलिए ये हो गया। तो अब आगे हेडिंग देना होगा और आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु का बोर मॉडल। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं परमाणु का बोर मॉडल। ये किसका था? रदरफोर्ड का था। तो हेडिंग दिया जाए परमाणु का, हेडिंग देंगे परमाणु का बोर मॉडल। हो गया बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो आप पढ़े होंगे बोर ब्यूरी का सिद्धांत। हो गया बालक? नाम क्या था इनका पूरा नाम? नील्स बोर। नाम सुने हैं? चलिए तो लिखा जाए परमाणु के स्थायित्व तथा, परमाणु के स्थायित्व तथा स्पेक्ट्रम की, परमाणु के स्थायित्व तथा स्पेक्ट्रम की, तथा स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए, स्थायित्व तथा स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए, व्याख्या के लिए, व्याख्या के लिए नील बोर ने, व्याख्या के लिए नील बोर ने रदरफोर्ड के, नील बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर प्लांक का चुंबकीय सिद्धांत लगाया, प्लांक का चुंबकीय सिद्धांत लगाया, प्लांक का चुंबकीय सिद्धांत लगाया। उसने निम्नलिखित, उसने निम्नलिखित अभिधारणाएं दी, उसने निम्नलिखित अभिधारणाएं दी, अभिधारणाएं दी जिन्हें, जिन्हें बोर के, जिन्हें बोर के परमाणु मॉडल का, जिन्हें बोर के परमाणु मॉडल का, बोर के परमाणु मॉडल का अभिधारणा, परमाणु के बोर मॉडल का अभिधारणा कहा जाता है, अभिधारणा कहा जाता है। अतः परमाणु का,
अतः परमाणु का यह नया मॉडल, अतः परमाणु का यह नया मॉडल निम्न है। परमाणु का यह नया मॉडल निम्न है। तो हमको ये बताइए कि नील्स बोर किसका स्टडी करके अपना अभिधारणा दिए थे? तो रदरफोर्ड का। ठीक है, देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई रिसर्च ऑलरेडी पहले हो चुका है तो उसका एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि किसी को मिसाइल बनाना होगा या कोई काम ही करना है तो पहले उस पर क्या करता है, जानकारी इकट्ठा करता है कि इसके बारे में क्या पहले से तथ्य है। तो अगर नील्स बोर ने कुछ नया बताया तो उन्होंने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का स्टडी किया है और प्लांक का हाइपोथेसिस यूज करके एक नया मॉडल दिया। अब देखिए बार बार जो आप देखे होंगे परिभाषा वगैरह रहता है उसमें कुछ कुछ सुधार होते रहता है। मान ली कुछ कमी रह गया तो आने वाले थ्योरी में उसको सुधार कर लेते हैं, फिर उसमें भी कमी रह जाएगा तो आगे चल के फिर किसी वैज्ञानिक द्वारा उसमें थोड़ा सा सुधार कर दिया जाता है। तो हमेशा कुछ ना कुछ इसमें सुधार होता रहा है। चलिए 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। चलिए लिखेंगे परमाणु 1 नंबर में, परमाणु एक सूक्ष्म धनावेशित केंद्र होता है। परमाणु एक सूक्ष्म धनावेशित केंद्र होता है, एक सूक्ष्म धनावेशित केंद्र होता है जहां एक सूक्ष्म धनावेशित केंद्र होता है जहां परमाणु का समस्त द्रव्यमान, जहां परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना गया है, जहां परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना गया है, समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना गया है। अतः यह केंद्र परमाणु का नाभिक कहलाता है। अतः यह केंद्र परमाणु का नाभिक कहलाता है। अतः यह केंद्र परमाणु का नाभिक कहलाता है। तो यहां 2-3 पॉइंट ऑलरेडी बता चुका है कि नाभिक क्या होता है। तो परमाणु का केंद्र होता है जो कि धनावेशित होता है। धनावेशित क्यों होता है बालक? तो आप पढ़े हैं कि नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है तो इस पे तो कोई चार्जे नहीं है, तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? प्लस वाला। तो इसीलिए इसको कौन सा आवेशित कहा जाता है? धनावेशित कहा जाता है। क्लियर है? कितना पॉइंट हुआ? 2 नंबर में लिखा जाए इलेक्ट्रॉन, 2 नंबर पॉइंट में लिखेंगे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या की, नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या के स्थिर कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। स्थिर कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं, स्थिर कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जब तक इलेक्ट्रॉन, इसी में लिखना होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में होता है, जब तक इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में होता है, जब तक इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में होता है वह ऊर्जा, जब तक उस कक्षा में होता है वह ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, वह ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, वह ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। इसलिए कक्षा जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इसलिए कक्षा जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उन्हें स्थिर कक्षा कहा जाता है।
उन्हें स्थिर कक्षा कहा जाता है एवं प्रत्येक स्थिर कक्षा का प्रत्येक स्थिर कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा होता है। प्रत्येक स्थिर कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा होता है। एक निश्चित ऊर्जा होता है। बताए ना बालक कि सब कक्षा का अलग अलग एनर्जी लेवल होता है। ठीक है, एनर्जी लेवल निकालने का एक फॉर्मूला भी देंगे, -13.6/n² करके एक सूत्र आगे आपको बताया जाएगा। चलिए, तो 2 पॉइंट में हो गया। तीसरे में लिखते हैं, लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ना 3 नंबर पॉइंट में, ये 2 था ना, 3 नंबर में लिखा जाए इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिनमें इसके कोणीय संवेग का मान h/2 का कोणीय संवेग का मान h/2 का गुणज होता है। h/2 का गुणज होता है। h/2 का गुणज होता है। हो गया बालक। और ये कहां मिला था? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत में भी ये चीज मिला है, याद है? 4 नंबर पॉइंट में लिखा जाए एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ये हो जाएगा NH/2π। लिख लेंगे NH/2π। या अगर इसको लिखना चाहे, देखिए कोणीय संवेग का एक और द्रव्यमान के साथ भी संबंध होता है, तो द्रव्यमान के साथ भी अगर लिखना चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं। ये कितना होगा? तो me/v/r। me/v/r। अब देखिए me से आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिया गया है, v क्या है? वेलोसिटी है, r क्या है? तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है जिसके चारों ओर घूम रहा है, तो उसको भी लिख लीजिए। दोनों बगल में कहीं जहां जगह रहे लिख लीजिए। ये भी होता है, वो भी होता है। अब एक एक करके लिखवा दे रहे हैं कि कौन क्या है, इसमें ये लिख लिया जाए। लिखेंगे जहां me बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान v बराबर, v है ना इसमें, v बराबर इलेक्ट्रॉन का वेग, r बराबर वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, h बराबर प्लांक नियतांक, और n बराबर एक पूर्ण संख्या जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। नाम सुने हैं ना जी?
क्वांटम मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अतः इलेक्ट्रॉन केवल, पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा, अतः इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है, उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें, जिसमें कोणीय संवेग का मान, जिसमें कोणीय संवेग का मान h/2 का, h/2 का पूर्ण गुणज होगा, h/2 का पूर्ण गुणज होगा, पूर्ण गुणज होगा। कितना पॉइंट होगा? 4 पॉइंट नहीं दिया है क्या जी तुम? ठीक, 4 हो गया, तो 5 नंबर में लिख लिया जाए। पांच नंबर पॉइंट में लिखा जाए, लिखेंगे ऊर्जा, ऊर्जा फोटोन के रूप में, ऊर्जा फोटोन के रूप में, ऊर्जा फोटोन के रूप में केवल तभी निकलती है, ऊर्जा फोटोन के रूप में केवल तभी निकलती है जब इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर में गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं या स्थानांतरित होते हैं, गतिशील होते हैं या स्थानांतरित होते हैं। हो गया बालक? चलिए समझिए बालक, तो अलग अलग ऑर्बिट है, इसका नाम ले लेते हैं n = 1, n = 2, n = 3। चलो जी बालक ध्यान दीजिए, तो अगर आपसे कहा गया कि कोई तीसरा कक्षा है और तीसरा कक्षा से पहला में आना चाहता है या दूसरा में आना चाहता है, ध्यान देंगे, अभी तो आपको ये चीज समझा रहे थे कि ये आपका हो गया कौन, तो ये हो गया नाभिक, इसमें दो ही आदमी रहेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो इस सब पे घूमते रहता है। अब हमने बोला कि ये जो सर्किल देख रहे हैं पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो अब एनर्जी कब रिलीज होता है, ऊर्जा कब आपको मिलेगा, रेडिएशन कब जनरेट होगा, जब हाइयर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा। तो आपने बोला कि सर ये 3 वाला हो गया, हम चाहते हैं इस इलेक्ट्रॉन को ये पहला में लाना, तो याद रखेंगे पहला में लाइएगा तो उसका एनर्जी का लेवल अलग है। हम बोल दिए कि ई है 10 जूल, ठीक है, ई है 20 जूल और ये है 30 जूल। तो बताइए 30 को अगर 10 वाले में लाना होगा तो कितना त्याग करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे यही फोटोन का ऊर्जा हो जाएगा। जितना एनर्जी त्याग करके निकलेगा तो वो एनर्जी रेडिएशन के रूप में निकलता है, फोटोन के रूप में निकलता है, गामा किरण के रूप में निकलता है, दृश्य प्रकाश के रूप में निकलता है, बहुत सारा निकलने का प्रक्रिया है। तो हमको ये समझना है कि अगर हाइयर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा तो ऊर्जा त्याग करके आएगा, निकाल के आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना निकालेगा या फोटोन का ऊर्जा कितना होगा, तो कहिएगा फोटोन का उतने ऊर्जा होगा जितना ऊर्जा त्याग करके आ रहा है। तो अब बताइए 30 से 10 में आया तो त्याग कितना का, 20 का, तो वही एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा। तो अगर हमको लिखना हो यहाँ पर फोटोन की ऊर्जा, ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं, अगर लिखना हो
फोटोन का ऊर्जा। तो ये बताइए फोटोन का ऊर्जा हम कैसे निकालें? तो आपने बोला कि सर फोटोन का ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फोटोन, तो इसको E इक्वल टू एच न्यू कहा जाता है। आप कहिएगा ये एनर्जी कैसे निकालिएगा? तो ज्यादा में से कम को घटा दीजिए। तो आप कहिएगा कि तीसरा में से आया है तो E3 माइनस E1 कर लेंगे। देखिए तो थर्ड में से पहला में आया है तो तीसरा में से पहला वाला घटा दीजिए। अब ये अगर E हटाइएगा तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर इसका मतलब एच न्यू किसके बराबर होगा? तो E3 माइनस E1। कोई दिक्कत बालक? यही ना आपका E इक्वल टू एच न्यू होता है। तो इतना बराबर इतना भी आप लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। डायग्राम बना के इसको लिखिए जल्दी। और अगर नीचे से ऊपर भेजना होगा तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में भेजना होगा, तब हमको एनर्जी उसमें ऐड करना पड़ेगा। हो गया बालक? चलिए हेडिंग देंगे कुछ महत्वपूर्ण पद। हेडिंग दिया जाए कुछ महत्वपूर्ण पद, सम इंपॉर्टेंट टर्म। कुछ महत्वपूर्ण पद, सम इंपॉर्टेंट टर्म। हो गया बालक? हटाई सब। तो कुछ महत्वपूर्ण पद में पहला पद का नाम है उत्तेजन। उत्तेजन, उत्तेजन, इसको एक्साइटेशन कहा जाता है। उत्तेजन, एक्साइटेशन, एक लाइन में इसको समझा दे रहे हैं, उसके बाद ही लिखा जाएगा। हो गया बालक? हेडिंग दे दिए। अब देखिए उत्तेजन क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब किसी इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने के लिए जो एनर्जी दिया जाता है, उसको उत्तेजन ऊर्जा कहेंगे। और निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में भेजने का जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहा जाता है? उत्तेजन। ठीक है, तो अभी उत्तेजन ऊर्जा अलग लिखवाएंगे, ये खाली उत्तेजन है। बात समझ में आ रहा है? अब मानिए कोई विद्यार्थी है, विद्यार्थी जीवन जानते हैं कि बहुत कष्टमय होता है। जो रूम लेके रह रहा होगा, भोजन वगैरह खुद बना रहा होगा, उसको परेशानी हो रहा होगा। ठीक है, उसको विद्यार्थी जीवन का रियल अर्थ जो है उसी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो मम्मी का बनाया हुआ खाया आराम से घर पे जाके बैग इधर फेंक देता है, कपड़ा इधर फेंक देता है, उसको थोड़ी समझ में आएगा। ठीक है, अब हम क्या किए, उस विद्यार्थी को बुलाकर अचानक उसको 10 लाख रुपया दे दिए। अब देखिए क्या हो जाएगा? एक्साइटेड हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। अब उसके दिमाग में ये बात नहीं आएगा कहां खर्चा करे, सर तो दे दिए, किधर हम लुटा दें, किधर इसको उड़ा दिया जाए, तुरंत उसके दिमाग में यही आएगा। तो अब बताइएगा, हम ना ऊर्जा दिए उसको, तो हम ऊर्जा दिए और मेरा एनर्जी लेके वो एक्साइटेड हो गया है। इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही होता है, क्यों चाहता है कि हम नीचे से ऊपर जाएं तो उसको एनर्जी देना पड़ता है, और जैसे ही एनर्जी दीजिएगा वो क्या हो जाएगा? एक्साइटेड। अब एक्साइटेड होकर खोजेगा कहां भागे। ठीक है, दूसरा में जाए, तीसरा में जाए, कितना पैसा है भाई, कहां भाग जाए यहाँ से, दुबई चल जाए, कहां चल जाए। ठीक है, तो यही चीज इसके साथ होता है। देखा है ना, ढेरा तुम हवा में उड़ा। अब देखिए यहाँ क्या होगा
कि तो ऊपर से आ रहा था, यहाँ तो हानि करके आया है। लेकिन अगर नीचे से ऊपर भेजना हो, क्योंकि इसका हम 10 जूल बोले हैं और इसका 30 जूल बोले हैं, तो अभी इसको 20 देना पड़ेगा। तो जैसे ही 20 दे देंगे, 40 दे देंगे, तो ये खोजेगा कि 40 दिए हैं, 40 10 50, कौन 50 वाला है, उसी में भागेंगे। अगर 20 दे दिए तो 20 और 10 पहले से है, तो कहेगा 30, कौन 30 वाला है, उसी में हम भागेंगे। तो याद रखिएगा कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने का जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया का नाम क्या है बालक? उत्तेजन। और जितना ऊर्जा इसको दिया जाएगा निम्न से उच्च में जाने के लिए, उस ऊर्जा को क्या नाम दीजिएगा? उत्तेजन ऊर्जा। एक लाइन में लिखा जाए, उत्तेजन वह प्रक्रिया है, उत्तेजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, उत्तेजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर, एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के लिखेंगे, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के कक्षा में स्थानांतरित हो जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर के कक्षा में स्थानांतरित हो जाता है। हो गया वाला? तो अभी तो अरेंज करके, मान लिया आपको याद रखना होगा एक लाइन में, सर निम्न एनर्जी मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की जो भेजने का प्रक्रिया है, उसको क्या कहा जाएगा? उत्तेजन। अब इसका और तरीका है परिभाषा का, अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे।